हेलो एवरीवन, एक बार और। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम याद दिला दें पहले कि हमने 2 वीडियोस कर चुके हैं, हमने 2 लेक्चर्स कर चुके हैं 20-20 मिनट के। और अब ये जो तीसरा लेक्चर है इस पे मैं आया हूँ। और तीसरे लेक्चर में मैं बात करूँगा मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और इसी के साथ ही मैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, फ्रॉम द बेसिक लेवल, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा सा हार्ड है और उसे समझाने के लिए मुझे कुछ लिखना भी पड़ेगा, तो उसके लिए अलग से स्लाइड तैयार करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, इसलिए अच्छे से एडिटिंग नहीं हो पा रही है। एक बार लैपटॉप आ जाए तो बढ़िया से एडिटिंग होगी। तो आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। ओके, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। जैसे कि हमने 2 कंपोनेंट्स पढ़े थे किसी भी इकोसिस्टम के, एक बायोटिक एक एबायोटिक। तो बायोटिक के अंदर हमने देखा था कि 3 कम्युनिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि कम्युनिटीज़ ही मिलकर बायोम बनाती हैं या इकोसिस्टम बनाती हैं। तो तो 2 भागों में हमने बांटा था, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक के अंदर आता है प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, माइक्रोबियल कम्युनिटी। और जो एबायोटिक है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, सॉइल, लाइट एंड वगैरह वगैरह वगैरह। एवरीथिंग वी आर गोना डील इन दिस पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी टेम्परेचर से स्टार्ट किया हुआ है। एनसीईआरटी लिखती है कि इकोलॉजिकली मोस्ट रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो टेम्परेचर होता है। मतलब जो सबसे आवश्यक अगर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है, और अगर आपको कोई सबसे आवश्यक इन्वायरमेंटल फैक्टर चाहिए, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको जानना है। टेम्परेचर आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कहाँ होता है। टेम्परेचर का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अगर आप देखोगे तो किसी भी एनिमल की, किसी भी कम्युनिटी की डाइवर्सिटी पे उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हम डाइवर्सिटी एनिमल्स की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीशीज़ की ही क्यों ना बात करें। प्लांट्स, चूँकि मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं है और आगे ये आने वाला है, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल, ये 2 टॉपिक्स हम करने वाले हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि यूरीथर्मल क्या होता है, तो वो हम देखेंगे। यूरीथर्मल वे होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर देते हैं। मतलब आप उन्हें कितना भी तापमान दे दो, आप उन्हें कितना भी तापमान दे दो, वो टॉलरेट कर लेंगे। और ऐसी जो कैपेबिलिटी होती है वो एक वार्म ब्लडेड की होती है, जैसे कि हमारी। और हम सभी जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर तो खून ही नहीं होता, तो उनमें उनको कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड में रखना तो बेवकूफ़ी ही होगी। तो अगर बोलूँ कि किसी रेगिस्तान में क्यों डाइवर्सिटी कम है, एनिमल्स की हो चाहे प्लांट्स की हो, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर या रहने लायक टेम्परेचर से ज़्यादा है। क्यों सहारा डिज़र्ट में कम है डाइवर्सिटी। इस बात का जो सल्यूशन है वो बहुत कम लोगों के पास है। एक्चुअली सबके पास है, लेकिन कोई समझा नहीं पाता है। एक्चुअली में टेम्परेचर अफेक्ट कर देता है डाइवर्सिटी को, और डाइवर्सिटी के इफ़ेक्ट हो जाने के कारण क्या होता है, डाइवर्सिटी के इफ़ेक्ट हो जाने के कारण वहाँ पे अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड नहीं हो पाता। ओके, प्लांट स्पीशीज़, जैसे कि हम जानते हैं कि वहाँ जैसे डेज़र्ट्स की बात करें या फिर इवन वी टॉक अबाउट द पोलर रीजन्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पे भी एनिमल्स एज वेल एज़ प्लांट की डाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट होता है। वहाँ पे एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी कम है, प्लांट्स की डाइवर्सिटी भी कम है। ओके, और कुछ जाने माने पौधे ही उगते हैं, जैसे कि मुख्यतः लाइकेन्स उगते हैं अगर बात करें पोलर रीजन्स की। और डेज़र्ट में तो बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, एक एक के बारे में देखना है। जैसे कि कैक्टस है, हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कैक्टस जो है कांटे वाला पेड़ होता है और वो डेज़र्ट्स में होता है। इसके अलावा भी पॉलीसिफोनिया और नीमोसिंथिस, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, एक्चुअली नीमोसिंथिस हमारे में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं, जो सिलेबस में वही बताऊंगा। ओके,
उसके बाद चूँकि हमें 2 चीज़ों पे देखना है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर टेम्परेचर क्या इफ़ेक्ट डालता है प्लांट्स पे, उसके बाद हम एनिमल्स पे जाएंगे। अगर देखा जाए कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ऑन एनिमल्स, तो वो इसे 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं डेसिकेशन क्या होता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द डेसिकेशन, द पार्ट ऑफ डेसिकेशन, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी है समझने के लिए। क्योंकि डेसिकेशन जब हम कह रहे हैं, जब हम डेसिकेशन कह रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगर एक प्लांट है, प्लांट के अंदर से ट्रांसपीरेशन होता है, हम सभी जानते हैं। और वो ट्रांसपीरेशन कहीं ना कहीं नहीं, डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा उसका ट्रांसपीरेशन होगा। ट्रांसपीरेशन तो बहुत सिंपल है, किसी भी प्लांट के एरियल पार्ट से उसकी वाटर का एक्सेसिव लॉस ही उसके ट्रांसपीरेशन कहलाता है। मतलब ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब है, जैसे एक प्लांट बॉडी को कितना जल चाहिए, कितना वाटर चाहिए, ये उसका जाइलम और फ्लोएम नहीं जानता, तो वो आवश्यकता से अधिक जल ले लेता है। जितना प्लांट को यूज़ होता है उसको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए H2O स्प्लिट जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का रिलीज़ होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस में ये पढ़ना है। तो H2O के स्प्लिट से जो ऑक्सीजन निकलता है वो जितना काम होता है, मतलब एक्चुअली में हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज़ के टूटने में और स्टार्च के बनने में जितना वाटर यूज़ होता है उसका अमाउंट अगर रेशियो में देखा जाए तो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो जो प्लांट है वो एक्सेसिव वाटर को लॉस कर देती है बाय देयर एरियल पार्ट्स। स्टेम्स के लेंटिसेल से भी होता है ट्रांसपीरेशन। उसके बाद रूट्स से नहीं होता मेनली, रूट्स से रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन नहीं होता। लीव्स से ट्रांसपीरेशन होता है। ओके, दैट्स ऑल। ओके, तो डेसिकेशन क्या है, अगर आप किसी भी प्लांट का, जैसे अगर आम के पौधे को अगर आप जाके डेजर्ट में लगा दें तो उसका डेसिकेशन होगा। डेसिकेशन होने के कारण वो सूख जाएगा। डेसिकेशन मतलब समझ रहे हो ना कि हाईली, जैसे कि ट्रांसपीरेशन तो हो रहा है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में ट्रांसपीरेशन हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर जो है बढ़ गया है। ओके, उसके बाद दूसरी बात करते हैं। दूसरी चीज़ है चिलिंग इंजरी। क्या होती है चिलिंग इंजरी? चिलिंग इंजरी पे थोड़ी देर बात करते हैं। जैसे कि मान लो कोई प्लांट है, कोई भी एक प्लांट ले लो, वो एक लो टेम्परेचर प्लांट है। ओके, और उसे तुम बहुत गर्मी में लेके जाओ तो उसका डेसिकेशन होगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा प्लांट है जो कि जैसे कि कैक्टस है, जैसे कि कैक्टस है, और उस कैक्टस को हम उठा के लेके जाएं और उसे रख दें हम किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती हो, तो लो टेम्परेचर शॉक उसे लगता है और उसी लो टेम्परेचर शॉक से उसके जितने भी सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और इन्हीं डैमेज सेल की वजह से वो जो पौधा है वो मर जाता है। सो इसे कहते हैं चिलिंग इंजरी, एक तरह की इंजरी है, तो इसीलिए मुझे बताना मेरा फ़र्ज़ था। ओके, तो चलते हैं आगे। ओके, और एक और चीज़ है अगर आप जानना चाहो तो फ्रीजिंग इंजरी भी होती है। फ्रीजिंग इंजरी क्या होती है? जैसे कि फ्रीजिंग इंजरी हम उस चीज़ को कह सकते हैं जैसे कि कोई एक बहुत ही ठंडे, मतलब कह सकते हैं कि अगर ठंडे इलाके वाला प्लांट है उसे और ठंडे इलाके में, जैसे कि लो टेम्परेचर से हम उसे अल्ट्रा लो टेम्परेचर में लेके चले गए तो उसे उसका आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब पूरी तरीके से उसकी सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इसी को कहते हैं फ्रीजिंग इंजरी। ओके, हम सभी जानते हैं एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि चाहे हम पोल्स की तरफ जाएं या फिर मैदानों से पर्वतों की शिखरों की ओर जाएं, मतलब ग्रास लैंड से अगर हम माउंटेन टॉप्स की ओर जाएं तो दोनों में क्या चीज़ चेंज हो रही है। जब हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो हमारा लैटिट्यूड चेंज हो रहा है। जब हम माउंटेन टॉप्स की तरफ जा रहे हैं तो हमारा अल्टीट्यूड चेंज हो रहा है। लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड जानते हो क्या होता है? लैटिट्यूड मतलब जब हम इक्वेटर से, इक्वेटर जो होता है ना, भूमध्य रेखा जिसको कहा जाता है, भूमध्य रेखा से जब हम दूर जाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि 20 डिग्री पे ट्रॉपिकल
40 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल, उसके बाद टेम्परेट, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, और इसके बाद जो है वहाँ पे पोल होता है। तो इस तरीके से जो लैटीट्यूड है वो बढ़ता है। लैटीट्यूड बढ़ने से क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। वो एक्चुअली उसे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अफेक्ट करते हैं जब हम डिस्टेंस बढ़ाते या घटाते हैं। तो उसको इस चीज़ में हम कंबाइन करके देख लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अल्टीट्यूड की, कि जब हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो अल्टीट्यूड बढ़ता है। ओके, तो अल्टीट्यूड और लैटीट्यूड दोनों बढ़ने पे टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। जैसे कि हम अगर इक्वेटर पे सभी जानते हैं कि जो सूरज की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। ओके, इसलिए इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो टेम्परेचर लो होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर लो होगा उसी तरीके से डाइवर्सिटी भी कम होगी। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। अगर अल्टीट्यूड की बात करें तो हवा में तो कोई प्राणी रहता नहीं है, पहली बात। अगर हम कोई एक ऐसी सिचुएशन भी बना दें कि हवा में प्राणी रह पाए, तो अगर हम ऊपर भी जा रहे हैं तो भी टेम्परेचर गिर रहा है। अगर टेम्परेचर गिर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे भी डाइवर्सिटी बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि एक एनसीईआरटी में टर्म दिया है उष्ण जलीय निकास। थोड़ा सा हिंदी टर्म्स से मैं थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ। ओके, हाइड्रोस्टेटेड अंडर वाटर प्रोजेक्ट, इस तरह से कुछ इसका नाम है। ओके, मेरे पास इस समय सिर्फ हिंदी एनसीईआरटी है, लॉकडाउन की वजह से मैं फंसा हुआ हूँ, वरना मैं पूरा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता। ओके, तो क्या होता है एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं कि जब हम अंडर वाटर जाते हैं तो कुछ झरने निकलते हुए देखते हैं जिसे हम हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। ओके, उस हॉट स्प्रिंग्स का टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमने पिछले साल द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि क्या होता है इससे, यहाँ पे आर्की बैक्टीरियाज रहते हैं हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले आर्की बैक्टीरियाज। ओके, हॉट स्प्रिंग्स या जिसे हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। ओके, थर्मोकोकस जिसका एग्जाम्पल था। ओके, उसके बाद जैसे कि ये वाली बात तो मैंने बताई है आपको कि आम के पेड़ को ना तो हम डिज़र्ट्स में लगा सकते हैं ना तो बहुत ही ठंडे इलाकों में लगा सकते हैं। ओके, और इसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं यूरोथर्मल, स्टीनोथर्मल। यूरोथर्मल मैंने पहले भी बताया कि क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाएंगे वही कैपेबल होंगे। ओके, और मेनली उसमें जो होते हैं ना वो वार्म ब्लडेड होते हैं। अगर मैं बात करूँ स्टीनोथर्मल की, स्टीनोथर्मल क्या होता है? स्टीनोथर्मल में हम कह सकते हैं कि स्टीनोथर्मल में वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते। ओके, तो इस तरीके से हम इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं कि आखिर क्यों हम नहीं डिवाइड कर सकते। अच्छा ठीक है, चलो अगर हम यूरोथर्मल की जगह, थर्मल की जगह अगर हम हैलाइन लगा दें तो क्या होगा? हैलाइन मतलब हमने पिछले साल भी पढ़ा था हैलोकोकस। हैलोकोकस कौन से थे? मिथानोबैक्टीरियम थे। ओके, या फिर आर्के बैक्टीरियम थे। आर्के बैक्टीरियम क्या थे? वो वाइड रेंज ऑफ वो जैसे यूरी मतलब तो वाइड रेंज हो गया, वाइड रेंज ऑफ साल्ट एसिडिक टेम्परेचर या सॉल्टी एरियाज़ को वो टॉलरेट कर जा रहे हैं। हाँ, तो उसे हम यूरी हैलाइन कह देंगे। जो वाइड रेंज को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है उसे हम स्टीनो हैलाइन कह देंगे। ओके, हम उसे स्टीनो हैलाइन कह देंगे, इसे हम यूरी हैलाइन कह देंगे। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज़म जो कि यूरी हैलाइन और स्टीनो हैलाइन दोनों है तो उसे हम कहते हैं रेगुलेटर्स। जो कि स्टीनो हैलाइन और स्टीनोथर्मल दोनों है उसे हम कहते हैं कन्फर्मर्स। अब यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल्स वाली बात हो जाए। 1% ऑफ एनिमल्स, ओनली 1% ऑफ द एनिमल्स आर रेगुलेटर्स। अगर आपको बात समझ में नहीं आए तो आप वापस देखिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है, सिर्फ 20 मिनट की वीडियो होती है। ओके, और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता आप तो 10 सेकंड आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो
एक्चुअली इस लेक्चर को आपको देखने की ज़रूरत है 2-3 बार। तो स्टीनोथर्मल और स्टीनोहलाइन जो दोनों हैं उन्हें हम कहते हैं कन्फर्मर्स। तो 99% ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो इस कैटेगरी पे आते हैं, और 100% ऑफ द प्लांट्स, हर प्लांट जो है वो हर तरीके के टेम्परेचर और हर तरह की साल्टिविटी को टॉलरेट नहीं कर पाता। ओके, एंड दैट इज़ द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टेम्परेचर। हमने देखा कि टेम्परेचर क्या होता है अभी, लेकिन अब हमें देखना है थोड़ा सा हम चलते हैं कि एक इफ़ेक्ट क्या होगा टेम्परेचर का ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा टाइम देख लूँ। चलो 15 मिनट हो चुके हैं, और मैंने फ्रीजिंग इंजरी आपको बता दी है, मैंने चिलिंग इंजरी बता दी, मैंने डेसिकेशन बता दी, मॉर्फोलॉजी भी देख ही सकते हैं। देखिए, 2 रूल्स होते हैं, 2 रूल्स आप आगे पढ़ोगे, बर्जमैन का रूल और एलन का रूल। ओके, ये एलन कैरियर इंस्टीट्यूट का रूल नहीं है। ओके, दिस इज़ बर्जमैन्स रूल एंड एलन्स रूल। ओके, सो व्हाट बर्जमैन रूल स्टेट्स, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बर्जमैन का रूल कहता है कि एक्चुअली पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि अगर किसी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है या उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो उसमें से हीट का लॉस बहुत कम होता है, लेकिन हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो लिविंग है, किसी भी बॉडी की मैं बात नहीं कर रहा, अगर वो लिविंग है, अगर उसका साइज़ बड़ा है तो उसमें आर्टरीज़, वेन्स का स्ट्रक्चरल जैसे स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए उसका जो टेम्परेचर है वो भी, जो जो उसका हीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, लेकिन हीट लॉस जो है वो बहुत कम होगा। ओके, उसके बाद व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई छोटा जानवर है तो छोटा जानवर क्या करेगा, वो एकदम उसका उल्टा करेगा। अगर कोई छोटा जानवर है तो वो हीट लॉस जो है बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन जो हीट प्रोडक्शन है बिकॉज ऑफ द लोअर नंबर ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स वो कम करेगा प्रोडक्शन। ओके, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर वो आकार में बड़ा है तो वो हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, लेकिन हीट का लॉस कम करेगा। अगर वो छोटा है तो वो हीट का प्रोडक्शन कम करेगा, लेकिन इसको ध्यान से सुनना, हीट का प्रोडक्शन कम करेगा लेकिन हीट लॉस ज़्यादा होगा। अब इस पे तुम तू तड़ाक कर सकते हो कि सर क्यों ऐसा हो रहा है। ओके, तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल दे दिया तुम्हें आर्टरीज़ और वेन्स वाला, क्योंकि बड़े वाले में आर्टरीज़ ज़्यादा हैं, वेन्स कम है। छोटे वाले में आर्टरीज़ ज़्यादा हैं, वेन्स कम है। किसी लड़के की रोने की आवाज़ आ रही होगी, तो सॉरी यार, ये ऑडियो बुक है तो इसमें एक्चुअली मैं माइक के लिए सोच रहा था, लेकिन फ़िलहाल तो लॉकडाउन है तो कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी ये जो कोर्स है उसको लॉन्च करने के लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, लेकिन ये लॉकडाउन ही नहीं खुल रहा है, तो इसलिए मुझे दबाव में आके बनाना पड़ा। इसीलिए देख रहे होगे तुम्हें एक एक दिन में 3-3 लेक्चर्स मिल रहे होंगे। ओके, तो इसलिए मैं एक दिन में जितने हो सके उतने डोनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो कहाँ तक हो गया था, सॉरी 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ, तो हमने बात की कि अगर साइज़ बड़ा है तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हीट लॉस कम होगा। अगर साइज़ छोटा है तो हीट प्रोडक्शन कम होगा, हीट लॉस ज़्यादा होगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं बर्जमैन का रूल। ओके, एलन के रूल ने क्या हुआ, बर्जमैन में कुछ और चीज़ें जोड़ दी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई जानवर जो है वो बहुत बड़ा है, ओके, अगर वो जानवर बहुत बड़ा है तो बेसिक सी बात है वो कोल्ड एरियाज़ में होगा। अगर वो कोल्ड एरियाज़ में है तो क्या उसकी जो कान है वो बहुत बड़े बड़े होंगे। ओके, क्योंकि वो एक तरीके से इंटरनल बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। क्या उसकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, क्या उसके नाक बहुत बड़े बड़े होंगे, क्या उसकी जो पूँछ है वो बड़ी लंबी लंबी होगी। ओके, तो ऐसा नहीं है। ओके, या तो उनकी पूँछ ही नहीं होती है तो उनकी पूँछ बहुत छोटी होती है। तो इसी को एलन का रूल कहा जाता है कि ये तो एलन ने कहा, बर्जमैन भाई साहब आपकी ये बात तो सही है कि जो एक कोल्ड एरिया में रहने वाला एनिमल है उसकी
जो शेप साइज़ है वो बड़ी होगी, लेकिन जो उसकी इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो छोटे होंगे। ओके। और ऐसा ही सिंपल